तमाचा लगेगा। जी दिनेश जी, जी। बहुत अच्छी बात की। मैं आलोक जी को आमंत्रित करूँगा। आलोक जी, बड़ी इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, वो बताना चाहूँगा। कच्चा टीहू के साथ एक और समझौता हुआ था, जो था जिसका नाम था एक किस्म से क्या कहते हैं कि वाडगे बैंक, वो श्रीलंका ने भारत को दिया था इसमें। अब लोगों को पता नहीं कि ये समझौते के अंदर चीज़ कैसे हुआ। जब इंडिया की ये संधि हुई थी, इसमें भारत ने कच्चा टीहू द्वीप पर अपना दावा छोड़ दिया था और उसके बदले में कोलंबो ने कन्याकुमारी के पास वाडगे बैंक जो समुद्री हिस्सा था, उसको भारत का हिस्सा मान लिया था। ये भी डिस्प्यूट था। वाडगे बैंक कैप कॉमरेज, जिसे अब कन्याकुमारी कहा जाता है, वो उसके दक्षिण में था और ये भारत का जो अधिकार क्षेत्र है, मरीन जो एरिया होता है, इकोनॉमिक ज़ोन, उसके बाहर था। वाडगे बैंक के पास की समुद्र की गहराई 50 से 200 मीटर है और यहाँ पर जो उसकी बॉटम है, उसमें रेत और सीपियाँ मिलती हैं आपको, जो शेल्स मिलते हैं। कई जगह पे चट्टानें हैं और यहाँ पर करीब-करीब 60 से अधिक प्रजातियाँ हैं। अब यहाँ पर एक सहमति बनी थी कि ये एरिया भारत के पास आ जाएगा और श्रीलंका के सिर्फ कुछ लोग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद यहाँ पर मछली पकड़ पाएँगे, अदरवाइज़ ये पूरा का पूरा भारत का हिस्सा है। लेकिन अगर कोई आना चाहता है तो भारत सरकार से लाइसेंस लेगा और उसकी भी वो कि एक पूरे वर्ष में 2000 टन से अधिक मछली नहीं पकड़ेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो श्रीलंका के मछुआरे वाडगे बैंक के ऊपर सारी की सारी जो मछलियाँ पकड़ते थे अपने अधिकार क्षेत्र के कारण, उसको श्रीलंका ने कह दिया था कि ये आज से भारत का है, हम इसको नहीं लेंगे और वहाँ से हमको जो मछलियाँ प्राप्त होती है वो बहुत बड़ी करोड़ों रुपए के अंदर हर साल प्राप्त होती हैं। और हमने जो एरिया दिया था उनको 285 एकड़ का एरिया है, लेकिन वहाँ भी एक फैसिलिटी बाद में जो ऐड की गई थी कि श्रीलंका के मछुआरे हैं, तो अगर भारत के मछुआरे कभी वहाँ जाते हैं, तो उनको अभी कभी जाल-वाल सुखाने हैं, जाल-वाल को थोड़ा-सा वहाँ पे ठीक-ठाक करना है, तो वो उनकी फैसिलिटी वहाँ पर दी गई थी उनको। तो ऐसा नहीं है कि ये वन वे ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर बाकी हिस्से थे जिसे मोदी सरकार ने वाडगे बैंक की चीज़ को ज़ाहिर नहीं किया। वो एक मैंने जो मैरीटाइम बाउंड्री बताई थी, वो मैरीटाइम बाउंड्री के हिसाब से वहाँ पर श्रीलंका ने भारत को वाडगे बैंक दे दिया था कि यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव आपका मरीन ज़ोन है, इकोनॉमिक ज़ोन है। तो भी इस पूरे परिदृश्य में मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा आलोक जी। धन्यवाद दिनेश जी। आपने जो मैरीटाइम बाउंड्री की बात की है वो बिल्कुल सही है। इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा। अगर कभी-कभी मछुआरा अगर कोई गलती से इधर से उधर अगर चला भी जाता है, तो उसको कुछ समय तक उसको डिटेन करके छोड़ दिया जाता है। वो जी, गिरफ्तारी ऐसी नहीं होती कि स्थायी होती है। उनके भी कभी इधर आ जाते हैं, हम लोग भी छोड़ देते हैं और हमारे जब उधर चले जाते हैं तो वो भी छोड़ देते हैं। और आपने जैसे कहा कि बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी तरीके से समझौते होते हैं। तराजू में तौल करके नहीं हो सकते। अभी आप जी, बांग्लादेश का भी आपने अच्छा जिक्र किया, जो एक एन्क्लेव जो हम लोगों ने दिए हैं या जो वहां से हमको मिले हैं, वो नाप के तो नहीं मिल सकते। कोई कोई वो जी, फ्लैट और जमीन का टुकड़ा थोड़ी है कि 100 मीटर हमने दिया, 100 मीटर तुमने दिया, ऐसे नहीं हो सकता वो। तो ये बचकानी बात है। लेकिन ये बचकानी बात क्यों करते हैं, ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं राकेश जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि इनको राजनीति और राजनयिक का जो एक स्तर होता है, जो वार्ता का जो एक तरीका होता है, वो इनको नहीं मालूम है। वो जो एक डिमार्केटिंग लाइन होती है ना, वो उसको ये धुंधला कर देते हैं। क्यों धुंधला कर देते हैं? इसके लिए एक देखिए बड़ा शब्द बड़ा लोकप्रिय हुआ है कुछ पिछले 5-6 सालों से अंधभक्त। जी, ये बड़ा लोकप्रिय शब्द हुआ है। तो अंधभक्त तो वही का है ना जो पूरी तरह तार्किक नहीं हो सकता, जिसके पास तर्क नहीं होते हैं। उसको आप कुछ भी बोलेंगे। लेकिन एक बात है, ऐसे लोगों की फौज हमेशा तैयार रहती है। हमेशा तैयार रहती है, आपको कुछ ना कुछ उसको चारा देना होता है। तो आपने इस बार चारा क्या दे दिया? इस बार आपने वो कच्चा नींबू को चारा पकड़ा दिया। और तमिलनाडु को कितनी गंभीरता देते हैं, और कितनी इनकी हैसियत और कितने इनकी सीट और या वोट आएँगे, वोट प्रतिशत में थोड़ा बहुत इज़ाफ़ा हो सकता है, मैं इसको मान सकता हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है चूँकि इनकी वेल ऑइल्ड इलेक्शन मशीनरी है। लेकिन फ़ायदा कितना होता है, ये आप चुनाव आयोग ने जिस तरीके से चुनाव की तारीखें घोषित की हैं, उससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं, पूरा तमिलनाडु 1 दिन में चुनाव निपटा रहे हैं। इससे आपको लग सकता है कि इनको कितनी उम्मीद वहाँ दिखाई देती है। उम्मीद जहाँ दिखाई देती है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार है, चरणों की देखिए लाइन लगा दी आप। 5 चरण, 7 चरण, 8 चरण, अब तो मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि हम लोग कितने डिजिटल हुए हैं, क्या हमारी सड़कें बनी हैं या नहीं बनी हैं। एक ज़माने में फ़ौजों का केंद्रीय बलों का डिप्लॉयमेंट में समय लगता था, सड़कें नहीं थी, पहुँच नहीं पाते थे। अब तो सब कुछ है। और ऐसी स्थिति में आप जम्मू कश्मीर में आप विधानसभा चुनाव नहीं करा पाते, क्यों नहीं करा पाते भाई?
आपके यहाँ जो जहां पर आप मई के आखिर में चुनाव करा रहे हैं वो सारी सीआरपीएफ लगा दीजिए ना शुरू में, 19 अप्रैल में, 25 अप्रैल में जम्मू कश्मीर में, तो क्यों नहीं करा पाते? तो सवाल ये है कि ये एक लिटमस टेस्ट करते रहते हैं। मेरा एक मानना ये है, जैसे समुद्र में होता है ना, ठीक है, ये तालाब में होता है कि कंकड़ फेंकते रहते हैं, देखते हैं कि किस कंकड़ से कितनी तेज लहर आएगी। अब याद करिए, इससे पहले इन्होंने वो सनातन वाला मुद्दा उठाया था, कितना उठाया था, लेकिन बाद में समझ में आ गया कि ये चलेगा नहीं। राम मंदिर का कितना उठाया था, अब देखिए इनको फिर समझ में आया कि नहीं चल पा रहा है। इन्होंने शक्ति का मुद्दा उठाया, नहीं चल पाया है। कच्चा तीबू वाला जो मुद्दा उठाया है, ये केवल ये दिखाने के लिए है कि ये बहुत ही राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, लेकिन ये जो चीज है ना, ये केवल छद्म राष्ट्रवाद है, ये भी चीज समझनी पड़ेगी। एक हमारे मजबूत कद्दावर मंत्री वो एक समय जिक्र करते हैं, जब वो 370 वाले जब बातें हटाने की बात कर रहे थे, तो आप याद करिए कि उन्होंने अक्सई चिन्ह तक उनकी बातचीत पहुंच गई थी। अब चूंकि सदन की कार्रवाई में है तो उसको तो मैं जुमला नहीं मान सकता, ना माना जा सकता है, लेकिन उन्होंने तो अक्सई चिन्ह तक का मुद्दा उठा दिया था कि लक्ष्य हमारा क्या है। नई संसद बनी, उसमें अखंड भारत का उन्होंने नक्शा दिखा दिया था, इस्टेब्लिश कर दिया था, नेपाल ने उसका विरोध भी किया था। तो उन्होंने कह दिया कि ये परसेप्शन है। तो लेकिन ये कि परसेप्शन किसके लिए करते हैं? वो परसेप्शन उसके लिए करते हैं जो इनका 28 और 25% जो वोटर है ना, वो कहीं छिटक कर वो मेढकों की तरह इधर उधर ना चला जाए। जब चुनाव के समय में जब तराजू तौली जाती है ना, ऐसे ऐसे अगर ये कूद कर इधर उधर भाग गए तो इनका तो सत्ता कैसे आएगी? ये भी तो बड़ा मुश्किल काम है ना। तो उसको तो एक मजबूत इंटैक्ट रखना ही है। तो ये इंटैक्ट करने की प्रक्रिया में ये सब है। और जहां तक आपकी बात है कि विदेश मंत्री हमारे क्या करते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो विदेश मंत्री हैं। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि विदेश सूचना मंत्री हो सकते हैं। हमारे पास 2 सूचना मंत्री हो सकते हैं, एक आंतरिक सूचना मंत्री, एक विदेश सूचना मंत्री। दोनों ऐसे ही बड़े बोले हैं। उसमें आप याद करिए एक बार, एक आंतरिक रक्षा मंत्रालय का भी एक नहीं, आंतरिक गृह या जने कौन से विभाग बना था जिसमें अरुण नेहरू साहब बने थे, वीपी सिंह के जमाने की दौर में। आंतरिक सुरक्षा ही नाम था आलोक सर, आंतरिक सुरक्षा ही नाम था, अरुण सिंह साहब उसके मंत्री थे जी। पटियाला राजघराने या किसी राजघराने के हैं, पंजाब के कहीं के वो। फोन नहीं। हाँ, तो मेरा मानना ये है कि जिस तरीके के बयान देते हैं, पहले बयान वो पहले भी दे चुके हैं। एक बार ये दे चुके हैं कि चीन इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा है, हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी छोटी है, हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके के बयान उनके आते रहते हैं। आप देखिए कनाडा वाले प्रकरण में, निज्जर वाले प्रकरण में किस तरीके का बयान दिया था, लेकिन वही जब अमेरिका जब पलट कर पन्नून वाले मामले में आया तो इनके बयानों का स्तर और बयानों के जो तेवर है एकदम बदल गया। और ये हमेशा इस तरीके की बातें करते रहते हैं। और ये बात सही है, घालमेल ज्यादा करते हैं, और घालमेल इसलिए करते हैं ये दिखाने के लिए कि वो मजबूत है। और कितने मजबूत हैं ये बात आपकी सोनम वांगचुक के प्रदर्शन से जाहिर हो जाती है, उनके अनशन से जाहिर हो जाती है। वो तो बाकायदा कहते हैं कि उनको वहां पर चरागाह जाने के, उनके चरवाहों को वहां पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इस बारे में एकदम चुप्पी साधे रहते हैं। चीन के बारे में एकदम चुप्पी है। अभी चीन ने देखा अरुणाचल में क्या किया, पहले भाई वो 7 जगह का नाम बदलता था, फिर 10-15 का जगह, अब तो उसने मेरे ख्याल से जो नई खबरें आई है उसने 30 जगह का नाम बदल दिया। आप कह रहे हैं कि नेम प्लेट बदलने से कुछ नहीं होता। अरे तो आप बताओ ना कि क्या बदलने से कुछ होता है। चीन की तो इस्लामिसाइजिंग वादी जो नीति है वो तो बहुत पुरानी है। उसको तो छोटा छोटा टुकड़ा करके आगे ले चलना है, बढ़ता ही है। वो तो हमेशा कभी 10 किलोमीटर पर बात ही नहीं करता, वो तो 1-1 इंच करके उसको बढ़ना है। और इसकी नीति कोई छुपी नहीं है। तो आपके पास इसका काउंटर करने के लिए क्या है? कुछ नहीं है। अब सवाल है कि तो आप फिर करते क्यों हैं? करते इसलिए हैं कि जो 27-28% जो इनका जो हार्डकोर वोटर है, उस वोटर को संतुष्ट करने के लिए करते हैं, ताकि वो इधर उधर छिटक ना जाए। अगर वो छिटक गया तो नए को लाने का तो मंसूबा ये पाले रह जाएंगे, बात कैसे बनेगी। तो मतलब आंतरिक राजनीति में ये इतना खो चुके हैं, ये भूल गए हैं कि विदेश नीति अलग होती है। हम सारे पड़ोसियों के साथ बिगड़ चुके हैं, सारे संबंध हमारे बिगड़ चुके हैं, और उसका कोई रास्ता या कोई दीर्घकालीन नीति इनकी कहीं नहीं समझ में आती। और केवल इसमें नहीं है, किसी भी मुद्दे पे नहीं समझ में आती, चाहे वो गेहूं का निर्यात का मामला हो, चाहे वो चीनी का मामला हो, कुछ भी मामला हो, इनका कभी कुछ नहीं समझ में आता कि क्या करेंगे। आप याद करिए एक बार नीति आ गई थी कि वो मोबाइल पर इन्होंने और कंप्यूटर पर इन्होंने रोक लगा दी, अचानक से पूरी फैसला बदल लिया। तो ये कुल मिलाकर लिटमस टेस्ट करते रहते हैं
और इनमें से शायद कोई मुद्दा चल जाए, ये देखते रहते हैं कि वो कंकड़ कितनी तेज लहर पैदा करेगा और उसके हिसाब से कैसे रणनीति बनाएंगे। बस यही इनका है। इनमें कोई स्थायी भाव ढूंढना मेरे ख्याल से हम लोग की नादानी होगी। ठीक। दिलीप जी। गिरीश भाई, दरअसल ये सरकार विदेश नीति के मामले में मूर्खता और